नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। देखते हैं एक आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल रॉय वर्सेस वेड। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जिस तरीके से यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा पहुंच गया कि भाई अबॉर्शन जो है वो एक लेडी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं, तो ऐसे में 1973 का ये जो केस है रॉय वर्सेस वेड, इसमें यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट दिया था कि जो अबॉर्शन है मतलब वॉम्ब, पेट में ही बच्चे को मरवा देना, ठीक है, वो अब किसी भी वजह से हो सकता है। तो अबॉर्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक लेडी का, क्योंकि वो खुद की उसी की बॉडी से रिलेटेड रह गया पूरा इशू। तो अभी क्या है कि एक केस आया है, मिसिसिपी केस जिसको बोल रहे हैं। उस केस में ये है कि मिसिसिपी में गवर्नमेंट चल रही है अभी, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की मिसिसिपी की, वो चल रही है रिपब्लिक्स की। रिपब्लिक्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब जो सिस्टम होते हैं उनको जल्दी से चेंज होता हुआ, या फिर जो कहते हैं ना कि पुरानी जो धारणाएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा कुछ रहता है कंजर्वेटिव्स जो भी होते हैं, जो चेंज नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उस केस में अभी क्या है कि वहाँ पर मिसिसिपी में ये एक कानून लाया गया है, और कानून में ये लिखा है कि जी अबॉर्शन जो है वो किसी भी केस में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी पिटिशन्स लग गई, अल्टीमेटली पहुंच गया वो केस सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है। और इंटरिम ड्राफ्ट में जो पूरी जजेस की जो बेंच बैठी थी, उस बेंच ने ये डिसाइड किया है, और इंटरनल मेजॉरिटी, दैट मीन्स कि अभी ओपन अप तो नहीं किया इस डिसीजन को, बट इंटरनली ये चीज़ रेडी हो गई है कि रॉय वर्सेस वेड में जो 1973 का जो जजमेंट है, जिसमें अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला उसको ओवरटर्न कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन वाला या लैंडमार्क इशू अभी हो रहा है। और मिसिसिपी केस जिसको हम बोल रहे हैं, उस केस का नाम यहाँ पर है मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मिसिसिपी केस बोल रहे हैं। तो इसमें देखो 1973 में जब ये रॉय वर्सेस वेड केस चल रहा था, तब जस्टिस उस टाइम पर आप देखो कि उस केस में ये बोल दिया गया था कि हाँ जी अबॉर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इसी वर्डिक्ट को कंटिन्यू करते हुए प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी, ये केस था 1992 का। इसमें भी यही कहा था कि एक वुमेन के पास में पूरा अधिकार है अपनी बॉडीली राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, और वो प्रेगनेंसी को चाहे तब टर्मिनेट करवा सकती है, ठीक है। को देखा क्या जाएगा केवल फीटल वाइबिलिटी। अब ये फीटल वाइबिलिटी क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, ओके। तो ओवरऑल केस आपको समझ में आना चाहिए कि 1973 का ये जो वर्डिक्ट था रॉय वर्सेस वेड का, इसमें ये कि एक लेडी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है, बस ये देखा जाएगा कि फीटल वायबिलिटी है या नहीं। तो फीटल वायबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक बच्चा जो है जो पेट में पल रहा है, ठीक है, वो अगर पैदा हो जाता है, ठीक है, और उसके कितने चांसेस हैं कि वो ओपन एनवायरनमेंट में वॉम्ब से बाहर निकल करके और सरवाइव कर सके। तो जिस पर्टिकुलर एज में, जितने हफ्तों के बाद में वो फीटल अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है वॉम्ब के बाहर, उसी को फीटल वाइबिलिटी बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो कि फीटल वाइबिलिटी नॉर्मल कंडीशंस में 28 वीक्स की मानी जाती है, लगभग 7 महीनों की। 7 महीनों के बाद में बच्चा एकदम मतलब बॉडी पूरी डेवलप हो जाती है। बेशक प्रीमेच्योर हो जाते हैं बच्चे, पर वो 7 महीने के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो सर्वाइवल के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में जो ये रॉय वर्सेस वेड जजमेंट था, इसमें ये 28 हफ्तों की बात बोल दी कि बोला 28 हफ्तों का अगर बच्चा पेट में बन चुका है, इसका मतलब वो फीटल वायबल हो गया है। अब अगर वो दुनिया में आता है पैदा होकर, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो उस केस में 7 महीने के बाद में अबॉर्शन अलाउड नहीं है, 7 महीने के पहले वहां पर अलाउड है। अब क्या है, टाइम बीत गया, तो इस केस में आप देख सकते हो कि अभी लगभग ऐसी मेडिकेशन और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो गए जिससे कि बच्चा अगर 23 से 24 हफ्तों का भी तैयार हो गया ना पेट में, और फिर भी डिलीवरी हो जाए, मतलब 6 महीने का बच्चा भी अगर पैदा हो जाता है ना, तो 6 महीने का वॉम्ब में तैयार होकर के अगर पैदा होता है, तो बोलो वो भी सर्वाइव कर जाता है आजकल। तो नई स्टडीज़ तो ये कह रही हैं कि फीटल वाइबिलिटी केवल 22 वीक तक ही मान लो, ठीक है, क्योंकि एवरेज प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, लगभग 40 हफ्तों की होती है वो, ठीक है। तो आप देख लो कि इस तरीके से फीटल वायबिलिटी चेक की जाती है। अब यहां पर वही चीज आ गई कि जैसे ही फीटल वायबल हो जाता है,
इसका मतलब हो गया कि एक वुमेन और उस अनबॉर्न फीटस की आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। इसका मतलब अब उसको लिविंग कंडीशन में मान लिया जाता है कि हाँ जी बच्चा तैयार हो गया, अब वहां पर अबॉर्शन का कोई केस है नहीं, क्योंकि अब माँ का अधिकार नहीं चलेगा उस पर, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो इतना मैच्योर एनफ है कि अब वो पैदा हो जाए तो दुनिया में सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे इश्यूज, मतलब इस तरीके से फीटल वायबिलिटी का जो एक स्टेटमेंट है वो कैरी आउट होते होते 22 हफ्तों तक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 22 वीक्स तक हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर मुद्दा अभी यही हो जाता है कि बच्चों को जो एक वुमेन अपना खुद का पार्ट मानती है, ठीक है, तो उसको बोला अलाउ ही नहीं किया जाएगा। 2018 में रिपब्लिक मेजोरिटी का लेजिस्लेचर वहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे, स्टेट ऑफ मिसिसिपी यूएसए, और उन्होंने बोल दिया बोला 15 हफ्तों के बाद में अबॉर्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 15 हफ्तों से पहले ही फीटल जो है वो अच्छा खासा वायबल हो जाता है। इसका मतलब उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है, वो जिंदा रहने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ पर तो 28 हफ्तों का अप्रूवल था और कहाँ पर सिर्फ 15 हफ्तों का अप्रूवल दे दिया कि 15 हफ्तों तक अबॉर्ट कराना है तो कराओ और 15 के बाद में अबॉर्शन नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि हार्ट बीट एक बार अगर कैप्चर हो गई, और 15 हफ्तों का मतलब आप जानते हो कितना हो गया, लगभग 4 ठीक है, 4 चौक 16, लगभग 4 महीनों का बच्चा हो गया, 3 से 4 महीने का। अब 3 महीने का अगर बच्चा हो जाता है ना, तो उसके बाद में हार्ट बीट और ये अच्छी से डेवलप हो जाती है, बर्ड्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो उस केस में वो हार्ट बीट आ गई ना, अब वहाँ पर उसको अबॉर्ट कराना अलाउ नहीं है। बोला हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ भी बोला जा रहा है इसको। कौन से को? ये मिसिसिपी में जो लॉ लाया गया है, तो इसमें बोल दिया 15 हफ्तों के बाद में कोई अलाउ नहीं होगा। और आप देख लो कि पहले ये वैसे नॉर्मल कंडीशंस में तो 6 हफ्तों में आ जाती है हार्ट बीट एक बेबी जब डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओवरऑल बैन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, ये देखो जून से जुलाई के बीच में वर्डिक्ट देने वाली है। इंटरिम वर्डिक्ट तो हमने देख ही लिया कि वो जहाँ तक है रॉय वर्सेस वेड का जो वर्डिक्ट है, जिसमें अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला, उसको अबॉलिश करेंगे। साथ में ये भी है कि अभी लगभग 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के कानून है कि भाई धीरे धीरे इस तरीके से 15 हफ्ते से पहले ही अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा, उसके बाद में नहीं। ये तो देखो यूएसए का केस था। अब इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर देखो इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, उसमें 20 हफ्तों तक अगर अबॉर्शन करवाना हो करवाया जा सकता है। और अभी 2021 में अमेंडमेंट भी किया गया जिसमें ये है कि 20 की बजाय 24 हफ्तों तक भी अबॉर्शन है वो अलाउ कर दिया जाएगा, पर वो स्पेशल केसेस होंगे जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन का मान लो रेप हुआ हो या कुछ और प्रॉब्लम उनके साथ में हो, तो उस केस में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की कमेटी बैठेगी और उनका अप्रूवल लिया जाएगा। और अगर फीटल डिसेबल है, पता पड़ गया कि पेट में ही कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं वीक है, मतलब डिसेबल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रह रही है उसकी फिजिकली, तो उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है अबॉर्शन की। पर हाँ, एक मेडिकल बोर्ड, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड सेटअप किया जाएगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो बैठेंगे, वो फाइनल करेंगे कि जी हाँ अबॉर्शन करना है या नहीं। तो ओवरऑल आप देखो हमारे यहाँ पर 20 हफ्ते तक नॉर्मल कंडीशंस में अबॉर्शन अलाउ है, स्पेशल केसेस में 24, और अगर जो बच्चा पेट में पल रहा है, जो फीटस है, वो अगर डिसेबल है तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, 9 महीने तक जब भी आप डिटेक्ट करवाओ तब हो सकता है। हमारे यहाँ पर होता क्या है नॉर्मली अगर देखें तो डिटेक्शन ही फीटस का जो है वो लगभग आप मानो 1.5 से 2 महीने में होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए डिटेक्शन बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटी है या कुछ साइड्स कुछ अलग चीज़ें इम्पैक्ट दिखाने लग जाए प्रेग्नेंट लेडी में, तो वो लगभग 1.5 से 2 महीने में दिखता है। ठीक है, और नॉर्मली ठीक है, बाकी कुछ को पहले भी पता पड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप देखो यहाँ तक कि वर्ल्ड में 16 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अबॉर्शन को बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर रखा है, इवन क्रिमिनलाइज कर रखा है। और जो कैथोलिक मेजॉरिटी नेशन है, फॉर एग्जांपल आयरलैंड और मैक्सिको, वहाँ पर अबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है पिछले ही दशक में। तो ये है ट्रेंड इंडिया का और इंटरनेशनली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है कि जो जेल में जो इनमेट्स रहते हैं, जिनको जेल हुई है, उन लोगों को कैसे सहायता दी जा सकती है। क्योंकि होता क्या है कि फैमिली में एक बंदा कमाने वाला और उसको भी जेल में डाल रखा है और वो अंडर ट्रायल है। ठीक है, तो ऐसे में फैमिली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस केस में क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर जो इनमेट्स हैं जेल में, जो जेल में रखे हुए हैं,
उन लोगों के लिए 50,000 रुपये तक की लोन की व्यवस्था की जा रही है। कैसे कि 50,000 रुपये लोन जो है वो उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा और पैसा जो है वो उस जेल में जो बंदा है उसके अकाउंट से काट लिया जाएगा। होता क्या है आपको पता है कि जेलों में जो लोगों को भी रखा जाता है अंडर ट्रायल्स को, उनको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है, काम करवाया जाता है पूरे दिन, ठीक है, और उनका दिहाड़ी बनता है जो भी पूरे दिन का 50 रुपये 70 रुपये इस तरीके से। तो उससे क्या होता है कि उनकी खुद की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बीड़ी पीनी है या फिर कुछ और दवाई मंगानी है, कुछ ऐसा समथिंग, तो वो तो रिक्वायरमेंट वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल के कर लेते हैं। पर अब क्या होगा कि बाहर जो फैमिली है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेन ब्रेड अर्नर है वो तो जेल में है, तो ऐसे में बाहर बैठी हुई फैमिली को इस जेल में रहने वाले इस बंदे के अकाउंट के बिहाफ पर लोन दिया जाएगा और उस लोन से वो बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने खर्चे, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा अपनी मेहनत करके और जो दिहाड़ी अपनी बनेगी उसको इकट्ठा करके और फिर बाद में पेमेंट करता रहेगा, ईएमआई जो अपने आप डिडक्ट होती रहेगी। तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है स्कीम, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दोनों ने मिलकर के ये कोलैबोरेशन किया है, जिसमें शुरुआत हुई है यरवदा सेंट्रल जेल है पुणे में, वहाँ से, ठीक है। और आप देखो बैंक और जो प्रिजनल ऑफिशियल्स हैं इनका ये मानना है कि ये क्रेडिट स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। अच्छा, अब स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है जिव्हाला, इसका मतलब होता है अफेक्शन, मराठी का वर्ड है जिव्हाला। तो जिव्हाला स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इनमेट्स को लोन की व्यवस्था करवाने के लिए, इम्प्रिजन्ड जो इनमेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, और कम से कम 3 साल की सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। और आप देखो ये जो डिसबर्समेंट होगा वो उस इनमेट, उस जेल में रखे हुए इंडिविजुअल के नाम पर ही डिलीवर किया जाएगा और पैसा किसको दिया जाएगा? उस इनमेट की फैमिली को। अमाउंट कितना होगा? 50,000 रुपये। ब्याज कितना रहेगा? 7%, जिसमें से 1% तो बैंक बियर करेगा, ठीक है। और बैंक जो पैसा बियर करेगा 1%, वो किस में जाएगा? प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में, ओके। और इसमें ना तो कोई मॉर्गेज ना कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी गारंटर की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा एक्सपेंसेस, या फिर मान लो कोई वकील का कोई खर्चा वर्चा हो रहा है तो उसमें वो पैसे काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जिव्हाला नाम आप ज़रूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। फिर पेमेंट का तरीका देखो, 50 से 70 रुपये पर डे के हिसाब से इनमेट को मिलता है डेली, जेल में जो भी काम करवाया जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड वर्कर्स हो। फिर उसके हिसाब से जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बीड़ी हो गई, साबुन हो गया, तेल हो गया, वो खरीद सकते हैं जेल की कैंटीन से और उनके अकाउंट से कटती रहती है। अब क्या है, और बाकी वो अर्निंग है वो फैमिली को दे दी जाती है बाहर। अब क्या किया जा रहा है कि ये लोन की व्यवस्था की जा रही है, ये इसी अकाउंट के बेसिस पे की जा रही है। तो लोन दे दिया जाएगा फैमिली को और पैसा अकाउंट से कटेगा जो इनमेट है उसका। इससे क्या है कि बाहर जो डिपेंडेंट्स हैं, एक इंडिविजुअल जिसको जेल में डाला हुआ उसके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी वेलफेयर हो पाएगी। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सबमरीन टेक्नोलॉजी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं AIP टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। AIP स्टैंड्स फॉर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। देखो नॉर्मली हमारी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है ना, उनमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सिस्टम होता है। मतलब ये बैटरीज होती हैं और वो बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है, जिसके बेसिस पे सबमरीन से लंबे समय तक कंटिन्यू सबमर्ज, बिल्कुल पानी के नीचे लंबे समय तक टिक सकती हैं। तो वो ऑपरेशन बैटरी बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। पर सवाल क्या आता है कि अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें तो डीजल को जलने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो जनरेटर चलता है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है थोड़े वक्त में ही। तो उससे क्या हो गया कि सरफेस पे बार बार आना, फिर बॉटम पे जाना, फिर सरफेस पे आना, जिससे कि वो जनरेटर चलाए जा सके और बैटरीज को रिचार्ज किया जा सके। तो इसमें कितना मुश्किलें होगी, एक तो एक्स्ट्रा फ्यूल जल गया और दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दुश्मन जो है वो डिटेक्ट कर ले तो फिर बाद में अटैक भी कर सकता है हम पे। तो इस केस में क्या है कि हमें लंबे समय तक हमारी सबमरीन्स को स्टे करवाना है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। इसका मतलब हो गया हवा की बिना किसी ज़रूरत के बैटरीज को चार्ज करना पॉसिबल हो जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी की हमारी डिमांड है कि जिससे हमारी इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स है इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली, वो लंबे समय तक पानी में डूबी रहे, सरफेस पे बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े।
नहीं तो क्या होता है कि हर एक हफ्ते में फिर आपको सरफेस पे लानी पड़ती है सबमरीन को, जनरेटर ऑन करना पड़ता है, फिर बाद में वो बैटरी चार्ज होती है, तब फिर 7 दिन बीतते हैं, फिर दोबारा आ जाओ। तो ऐसे में देखो, एक तो आप करो कि दो चार दिन या फिर इतने टाइम में आप बार बार सरफेस पे आ रहे हो, और एक आप 15-20 दिन के लिए लगातार एक लंबी स्ट्रेच में आपने चार्ज कर ली बैटरी और अंडरग्राउंड ही वो चार्ज होती रहे, तो वो चीज़ों में दोनों में डिफरेंस आ गया ना। तो AIP जो है ये ऑफर करता है ये पॉसिबिलिटी कि अंडर वाटर एंड्योरेंस, कि लंबे समय तक पानी में डूबे हुए रहना, ये लंबे समय तक पॉसिबल हो पाता है। तो इसी चीज़ को हमारा टारगेट है, और ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इस प्रोजेक्ट में यही टारगेट है कि हमें कैसी पनडुब्बियाँ चाहिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें देखो फ्यूल सेल काम में आ सकता है। फ्यूल सेल क्या होता है, एक तरीके से केमिकल सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसमें आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन कराओगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे कि बैटरी हम रिचार्ज कर लेंगे। तो सबमरीन अंडर मतलब पानी के नीचे डूबी की डूबी ही अपना काम रिफ्यूलिंग हो जाएगी अपने आप ही। एक डीजल में क्या होता है कि आपको सरफेस पे आना पड़ेगा, जनरेटर चलाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तब बैटरी चार्ज होगी। तो दोनों में हो गया ना बेनिफिट। तो ओवरऑल यही मेन सिनेरियो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है, यही। एक क्या होता है कि केवल फ़ायदा ही नहीं है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में, नुकसान भी होते हैं। जैसे एक तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, महंगी पड़ जाएगी। दूसरी, एक आपको ज़रूरत होगी लिक्विड ऑक्सीजन की, प्रेशराइज लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए, वो भी आपको ऑन बोर्ड रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। नॉइस है वो भी ज़्यादा करता है, ये जो AIP बेस्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिटेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो कुछ नुकसान भी है, तो बेनिफिट ये है कि हाँ जी, डिटेक्शन जो है उससे हम बच सकते हैं, बार बार सरफेस पे आने की नौबत नहीं रहती। ये है मेन पॉइंट। इसके आगे देखें तो ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है, देखो कल ही हमने न्यूज़ में देखा था कि फ्रेंच नेवल ग्रुप ने अपनी तरफ से विड्रॉ कर लिया है कि भाई प्रोजेक्ट 75I, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसमें 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स प्रोड्यूस करनी थी। प्रोडक्शन का सिस्टम ये था कि एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसके पास में पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, ये तो इंटरनेशनली हम बुलाएंगे, और एक होगा हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर। दोनों का कोलैबोरेशन कराया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे, और फिर आगे प्रोडक्शन होगा 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का डोमेस्टिकली इंडिया में। आत्मनिर्भर भारत का ये पार्ट आप मानो, ठीक है। तो इसमें ये जो नेवल ग्रुप है फ्रांस का, इसने क्या कहा कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दी है ना, जिसमें ये है कि फ्यूल सेल जो आप तैयार यूज़ करो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में, वो फ्यूल सेल ऐसा होना चाहिए जो कि आपने पहले ट्राई कर लिया है। अब यहाँ पर ये फ्रेंच नेवल ग्रुप का क्या कहना है कि जी फ्रेंच नेवी अभी तक इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर रही है, इसलिए हम ये गारंटी नहीं देते हैं कि हमने ओशियंस में या सी प्रोवन है हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया। बोला प्रोपल्सन सिस्टम हमने अभी तक हमारी खुद की नेवी में ही यूज़ नहीं किया है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बेस्ड ऑन फ्यूल सेल, तो बोला हम कैसे आपको गारंटी दे दें, इसलिए इन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, AIP क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, अब देखो ये प्रोजेक्ट 75I क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो 1999 की बात है, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने 30 साल का एक प्लान तैयार किया, जिसमें ये था कि इंडियन नेवी को हम 24 सबमरीन प्रोवाइड कर देंगे 2030 आते आते। इसमें शुरुआत के 2 फेज़ थे। इसमें फर्स्ट फेज़ तो था प्रोजेक्ट 75 और दूसरा फेज़ है 75I, और तीसरा फेज़ है जिसमें फिर न्यूक्लियर सबमरीन को इनको प्रोड्यूस करने की बात करनी थी। पर आप देखो कि प्रोजेक्ट 75 का जो एक डेडलाइन थी वो हो गई मिस। अब जाकर के 2022 या 2023 के एंड तक प्रोजेक्ट 75 है वो कंप्लीट होगा। अब उस प्रोजेक्ट 75 में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी तरफ से तो देखो, इंडिया की तरफ से तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई वो, और दूसरी तरफ से DCNS जिसका नाम बदल करके अब क्या हो गया है नेवल ग्रुप, मतलब फ्रांस का ये जो नेवल ग्रुप है ना, इसी का कोलैबोरेशन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ में। इन्होंने मिलकर के प्रोजेक्ट 75 के अंडर में 6 सबमरीन तैयार कर दी है। फाइनल सबमरीन है उसके ट्रायल अभी चल रहे हैं, जिसका नाम है वागशीर, और ये वागशीर जो है वो 2023 के लास्ट मंथ तक कमीशन कर दी जाएगी नेवी में। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट 75 है ये कंप्लीट हो गया। अब ये आप देखो इसमें कि इसकी कंप्लीशन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट डिले होता चला गया। डिले होते होते 20 साल तो शुरुआत के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग गए। ठीक है जी, इसके आगे देखें प्रोजेक्ट 75I, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट रखना है।
इस काम तो कन्वेंशनल सबमरीन्स का ही होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है वही चलेगी, बट इसमें क्या आ जाएगी कि आप कुछ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जैसे AIP की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ इंडिया ने डिमांड की। तो अब आप देख लो कि इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट 75I को, जो कि अभी तक काम पे नहीं गया है, प्रोजेक्ट 75 तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगले साल 2023 में, जिसमें कि कमीशन हो जाएंगी छहों की छहों सारी की सारी सबमरीन्स है, नेवी को मिल जाएगी। पर दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 75I है, इसमें देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे काम करने की बात की है गवर्नमेंट ने, और इसमें देखो एक तो होगा फॉरेन पार्टनर जिसको हम बोलेंगे OEM, और एक होगी इंडियन कंपनी। तो इंडिया की तरफ से तो देखो 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और एक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, जबकि दूसरी तरफ से इंटरनेशनली जो पार्टिसिपेट करने के लिए OEM आएंगी, उनमें 5 कंपनीज का नाम सॉर्टेड हुआ, जिनमें से नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ने तो देखो विड्रॉ कर लिया। बाकी बचे हैं ये 5 ऑप्शन, एक तो जर्मनी का है, एक रशिया का है, एक साउथ कोरिया का है और एक स्पेन का है। अब इन चारों में से देखने वाली बात है आगे किसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस जो रखी थी, इसमें देखो क्या चीज़ें आ रही थी जिसको लेकर के नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर गया। एक तो वो पॉइंट आपको मैंने पहले बता दिया कि सी प्रोवन फ्यूल सेल AIP चाहिए था, कि हाँ जी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जिसमें फ्यूल सेल यूज़ हो रहा है उसका आपने पहले ट्रायल किया हुआ हो और ओशियंस में वो अच्छे से काम कर रहा हो। तो यहाँ पर बोल दिया, बोला फ्रेंच नेवी ने यूज़ नहीं किया तो हम कहाँ से साबित करेंगे। दूसरा ये कि आप यहाँ पर चाहते हो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। अब ये चीज़ प्रॉब्लम कर देती है कि एक कंपनी जिसने बहुत मेहनत करके टेक्नोलॉजी गेन की है, वो टेक्नोलॉजी आप किसी देश को ऐसे कैसे हैंडओवर कर दो, तो वो चीज़ नहीं चलती ना। बोला हमने बहुत मुश्किलों से एक्सपर्टाइज गेन की है, तो टेक्नोलॉजी हैंडओवर करने में भी कंफर्टेबल नहीं है नेवल ग्रुप। तो इन दोनों वजहों से नेवल ग्रुप ने तो कर लिया विड्रॉ। अब बचते हैं केवल 2 ऑप्शन। एक तो बच गया आपके पास में ये जो यहाँ पर देख सकते हो ThyssenKrupp मरीन सिस्टम, और एक साउथ कोरिया का वो जो डेवू वाला है, ये ऑप्शन 2 अवेलेबल है। अब इनमें देखने वाली बात ये है कि कैसे आगे काम होगा। बाकी जहाँ तक है कि अब अगर काम भी होता है ना, जितना जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट 75I, उसमें ये मान के चलो कि पहली सबमरीन जो है वो 2032 तक कमीशन हो पाएगी। तो आप देख लो कितना डिले हो चुका है, जबकि 2030 तक का टारगेट रखा था 24 सबमरीन्स को देने का। ये तो अभी तो 6 ही सबमरीन दे पाए हो, 7वीं सबमरीन तो 2032 में देने की बात हो रही है, तो डिले बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी तो वही चीज़ें आ रही हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो इंडिया की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है, हमारे जो DRDO है, ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि हाँ जी हम भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम तैयार करने की। और रिपब्लिक डे की जो अभी परेड हुई थी उसमें भी उन्होंने एक डिस्प्ले दिखाया था। और अभी तक अगर देखा जाए तो AIP टेक्नोलॉजी लगभग 10 कंट्रीज़ ने डेवलप कर ली है, और AIP टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन है वो लगभग 20 कंट्रीज़ के पास अभी अवेलेबल है, ठीक है जी। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी करंटली 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जिनको SSKs क्लासिफिकेशन में डाला जाता है। अभी लास्ट की 2 जो कमीशन हुई उनको कलवरी क्लास सबमरीन बोला जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर गई है। और आप देख लो ये अभी इनका क्या हो रहा है, केवल ट्रायल चल रहा है कलवरी क्लास वाली। तो 16 तो ये ऑलरेडी है ही नेवी के पास, 2 और ऐड हो जाएंगी जिनका ट्रायल चल रहा है प्रोजेक्ट 75 की लास्ट 2 वो ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 18 हो जाएंगी कन्वेंशनल। और न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन इंडिया के पास में है 2 SSBN, जिनको कैटेगरी वाइज हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके का सिनेरियो है ये, और आप देख ही सकते हो, ठीक है जी। आगे चलता है, नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्टोर्शन इम्पोजिशन। यहाँ ये बात आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स में लगातार ऑब्जेक्शन राइज हो रहे हैं कि जब से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में हिंदी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं 10th क्लास तक, तो उसके इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो आप एक एक देख सकते हो कि हर एक नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज की अगर बात करें तो उनकी देखो एक तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत है, और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी लैंग्वेजेज़ हैं वो इंडो आर्यन फैमिली से हैं या फिर तिब्बतो बर्मा या ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज से बिलोंग करती है। दैट मीन्स अलग अलग फैमिलीज़ के लैंग्वेजेस वहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लैंग्वेज है दैट इज़ कोकबो, ठीक है। इसको ऑफिशियल रिकग्निशन मिल गया था त्रिपुरा के लैंग्वेज के तौर पे 1979 में। वहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा की और जो डिग्री कॉलेज है 22 डिग्री कॉलेजेस
वहाँ पर इस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की जाती है? बंगाली स्क्रिप्ट भी यूज़ की जाती है और रोमन स्क्रिप्ट भी, मतलब लिखने में बंगाली का जो है ना पैटर्न वो यूज़ किया जाता है, और रोमन जो आप इंग्लिश का ये देख रहे हो ये भी यूज़ किया जाता है, कोकबोरोक को। ठीक है। और इसमें 2 कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं वहाँ पर। एक तो थे श्याम चरण त्रिपुरा, फिर ठीक है, और एक लीडर थे जिनका नाम है लिंग्विस्ट, जो कि भाषाविद रहे, जिनका नाम है पवित्रा सरकार। इनकी लीडरशिप में भी यही फाइनलाइज हुआ कि भाई जो लोगों की डिमांड हो उसके हिसाब से हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, वही स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो त्रिपुरा की कोकबोरोक। मिज़ोरम में आ जाओ तो मीज़ो लैंग्वेज है भाई, मीज़ो लैंग्वेज बोल दो या मीज़ो तवांग, ठीक है, जो कि सीनो तिब्बतन फैमिली की ही पार्ट है। और उसमें आप देख लो कि मीज़ो के खुद के अल्फ़ाबेट्स हैं 1894 में, और अल्फ़ाबेट्स लिखने के हिसाब से रोमन स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। और मीज़ो स्क्रिप्ट का दूसरा नाम क्या है? ए और बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिज़ोरम की भी अपनी लैंग्वेज हो गई। ये भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ऐसे इम्पोजिशन नहीं चलेगा हिंदी का हमारे ऊपर। मणिपुर में मैती मायक या फिर मणिपुरी स्क्रिप्ट, जो कि 2000 साल पुरानी है। और मणिपुरी तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल का पार्ट है, तो बोला हमें ज़रूरत ही नहीं है दूसरी किसी लैंग्वेज की। फिर लैंग्वेज तो नहीं है, पर हाँ वहाँ पर फिर भी लोग जल्दी से ही एक्सेप्ट नहीं करते। इवन यूनेस्को ने ये बात भी कही है कि लगभग 33 ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, और 4 ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अरुणाचल प्रदेश में चलने वाली लैंग्वेज, बोले इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आप मोनोटोनस लैंग्वेज को इम्पोज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में मेनली बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेज हैं उनमें आदि, नीशी, गालो और मिश्मी, ये लैंग्वेजेस बोली जाती है, पर इनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है। और ज़्यादातर लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना एक कम्युनिकेशन के लिए, वो हिंदी यूज़ की जाती है वहाँ पर वही चीज़ है कि भाई हमारे ऊपर आप कैसे थोप सकते हो हिंदी। असम की बात करें तो असम में भी असमीज़ और बोडो दोनों 8 शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में एनलिस्टेड हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, और इनकी स्क्रिप्ट बोडो में है। बोडो की स्क्रिप्ट तो है देवनागरी, और असमीज़ की स्क्रिप्ट है खुद की अपनी एंशंट स्क्रिप्ट है। इसके अलावा कार्बी, मिशिंग और तीवा ये लैंग्वेजेस भी चलती है। इनको वहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और रब्भा इसको असमी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी लैंग्वेजेस की वैरायटी बहुत है। देखो पॉइंट अल्टीमेटली क्या आ रहा है, वैरायटी बहुत है, वेरिएशन और है, डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है, बट हिंदी को इम्पोज करना, ठीक है, बोलो वो एक्सेप्ट नहीं है हमें। बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर कुछ हो तो ठीक है। 8वीं तक की बोले एजुकेशन में तो असम में ऑलरेडी हिंदी पढ़ाई जाती है, पर 10वीं तक आप करो बोले ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, असम स्टूडेंट्स यूनियन ने ऑब्जेक्शन कर दिया अपनी तरफ से। आगे चलते हैं। फिर फ्रंट पेज पे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है विजिट पे गए हैं यूरोप, तो नॉर्डिक समिट में पार्टिसिपेट करेंगे आज, जिसमें इंडिया एक तरफ होगा। इसके अलावा डेनमार्क होस्ट कर रहा है इस समिट को, जिसमें दूसरे और नॉर्डिक कंट्रीज, जिसमें डेनमार्क खुद हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये टोटल 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। इसका फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकंड समिट है। फर्स्ट 2017-18 में हो चुकी है। इसके अलावा डेनमार्क और इंडिया के बीच में क्या क्या चीज़ों पर बातचीत हुई है वो देख लें, तो दोनों साइड्स ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात पहले ही कर दी थी जब नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर सितंबर 2021 में इंडिया में आई थी। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पॉलिसी डायलॉग भी स्टैब्लिश हुआ इंडिया और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, इसके अलावा दोनों कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हैं रूरल और अर्बन वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर मैपिंग के लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, रिवर रिजुविनेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए, जिससे कि पानी की समस्या को ठीक किया जाए। तो इसके लिए क्या किया है, दोनों कंट्रीज़ ने एक MOU साइन किया है। हमारी तरफ से तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डेनमार्क की तरफ से डेनिश एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर के काम क्या होगा, जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा जिसका नाम है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर वाटर। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, इसका मेन हेडक्वार्टर जहाँ पर रिवर वाटर को मैनेज किया जाएगा, वाराणसी में। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ऑन स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें इस्टेब्लिश की जाएगी जिसके तहत पानी की व्यवस्था को देखा जा सके, रिवर वाटर को क्लीन किया जा सके। डेनमार्क और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशंस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्रीन शिपिंग के लिए, जिससे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन भी प्रमोट हो, ओशंस में भी कोऑपरेट करें। जॉइंट डिक्लेरेशन आया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन डेयरी सेगमेंट में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ है कि जो माइग्रेशन है, मोबिलिटी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। एक सेफ ऑर्डर, इंडियंस भी आराम से डेनमार्क में जाए, डेनमार्क वाले भी इंडिया में आसानी से आ जा सकें।
और दोनों साइड्स ने लगभग 9 पैक्ट साइन किए हैं, जिनमें स्किल डेवलपमेंट हो गया, माइग्रेशन, मोबिलिटी, कल्चर, वाटर, स्टार्टअप, एनर्जी पॉलिसी और अदर इश्यूज़ को कवर किया गया है। ये डेनमार्क इंडिया के बीच में जो पैक्ट्स हुए हैं उनकी हमने बात की। फिर हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे, जिसमें आप देख सकते हो कि अभी डेटा जो करंट डेटा जो अवेलेबल है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश में 76% जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में रह रहे हैं वो लोग हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हर 100 जेल में रहने वाले 100 जनों में से आप ये देखो कि 76 जने, 76 तो अंडर ट्रायल हैं, जिनके दोष हैं वो साबित ही नहीं हो रहे हैं, केवल उनकी ट्रायल चल रही है, चेक कर रहे हैं कि हाँ जी ये ऑफेंडर है या नहीं, शक का दायरा अभी चल रहा है। और उनमें से 68%, ठीक है, जितने भी अंडर ट्रायल हैं उनमें से 68% इलिटरेट हैं या स्कूल को छोड़ करके जो बच्चे निकले हुए हैं वो हैं। इसका मतलब एजुकेशन की कमी की वजह से हो रही है। % मुस्लिम्स हैं, 73% दलित्स हैं, और दलित्स हैं, ओबीसी के हैं और ट्राइबल पीपल हैं। इसका मतलब जो हमारी सोसाइटी में डाउन ट्रोडन सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके बच्चे ज़्यादातर गुमराह हो रहे हैं। दिल्ली और जम्मू में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ पर जितना जेलों में लोग बैठे हैं उनमें से दिल्ली में तो आप देखो यहाँ पर लगभग 91% जो है वो अंडर ट्रायल हैं। सेम चीज़ जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा बिहार, पंजाब, यहाँ पर 85% है। उड़ीसा में 83% अंडर ट्रायल्स है जो कि जेल में बैठे हुए हैं। और ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलिटरेसी भी कहीं ना कहीं इसका कारण है, जिसमें टोटल अंडर ट्रायल्स में से 27% तो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, और 10th तक पढ़ी हुई या 10th से पहले जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया वो 41% है जो अंडर ट्रायल अभी चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्या शो करती है एजुकेशन लेवल को, कि जहाँ पर एजुकेशन कम होती है वहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर वो अपने आप को बचा के निकाल नहीं पा रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि ज़्यादातर हमारे जेलों में गरीब और ऑर्डिनरी फैमिलीज़ के लोग हैं, और उन लोगों को परेशान नहीं होने देना चाहिए हमें, अगर वो वाकई में क्रिमिनल्स नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा काम का है, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कभी काम आ सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमी पेज पे आ गए हैं। ओएनडीसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, कैसे स्मॉल बिजनेसेस को ये प्रमोट करेगा वो जानते हैं। देखो पॉइंट क्या है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने अभी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट के तौर पे, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, जिसमें क्या होगा कि स्मॉल मर्चेंट्स हैं, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनको कनेक्ट करना किसके साथ में, बायर्स के साथ में। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बड़े जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, बोला ऐसा ही कोई ओपन एंडेड एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ओपन सोर्स तैयार करना, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों को इंटरेक्शन करवाया जा सके। तो इसमें प्रोसेस क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो, गूगल करते हो या किसी भी एप्लीकेशन पे सर्च करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो शो कर देता है ना कि हाँ जी ये प्रोडक्ट है, इतना सस्ता है, ये यहाँ से, ये स्टोर है, यहाँ से आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली यही गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ये शुरू किया है कि हमारी तरफ से भी ये ONDC जो है, इसको हमने अभी कोलैबोरेशन में तो देखो पेटीएम के साथ लिया है। तो पेटीएम पर अगर आप सर्च करो, और ये जो ONDC एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा जैसे UPI काम करता है। ठीक है, आज आप देखो फ़ोनपे है, गूगल पे है, ये नई नई अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, इनका अल्टीमेटली टारगेट बेस क्या है, UPI। ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या किया जा रहा है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर एक तरफ सेलर है, बेचने वाला है, वो कोलैबोरेट कर रहा है और वो आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बायर हैं, हम खरीदने वाले हैं, वो तो बायर को तो देखो पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट करवाया है कि हाँ भाई पेटीएम पर आप जाकर के सर्च करोगे तो वो अपने आप ही आपको जो स्मॉल सेलर्स हैं उनके ऑप्शन दिखा देगा। और जो यहाँ पर सेलर्स हैं इनको कोलैबोरेट करवा करके ऐड किया है, जैसे कि गो फ्रूगल, डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म डिजिटल, इनको कोलैबोरेशन में लिया है। ठीक है, और ये ओपन प्लेटफॉर्म पर इनको लिंक कर दिया। तो ऐसे में हम कुछ भी सर्च करेंगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। तो पेटीएम पर आप कुछ भी अभी सर्च करो करंटली, तो वो आपको छोटे बायर्स का भी ऑप्शन दिखाएगा कि हाँ जी यहाँ पर आप ख़रीद सकते हो। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कौन देख रहा है, ONDC प्रोजेक्ट है, ये कमीशन किया गया है DPIIT जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और साथ में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मेन इसको लीड कर रही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में एक बार जरूर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, ध्यान रख लेना। एम क्या है भाई, सीधी सी बात है
कि बड़ी कंपनियां पूरा मार्केट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बोलो उसके लिए हमें छोटे जो रिटेल सेलर्स हैं या छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी ऑप्शन में लाने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो, एक ओपन नेटवर्क तैयार हो, इंडिपेंडेंट मैनर में एक्सेसिबिलिटी हो यूज़र को या फिर जो बायर है उसको भी चॉइस अवेलेबल हो सके। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि देखो पावर क्राइसिस के पीछे कारण क्या है कि जनरेशन कंपनीज ड्यू क्लियर नहीं कर पा रही है कोल कंपनीज को। आप देखो मध्य प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज है ना, उनके ऊपर 531 करोड़ रुपए का कर्जा है। वेस्ट बंगाल में 1066 करोड़, महाराष्ट्र में 2608 करोड़, झारखंड में 1018 करोड़, तमिलनाडु में 823 करोड़। तो इसकी वजह से कोल का पैसा ही नहीं जाएगा तो कोल सप्लाई होगी कहाँ से। वैसे अप्रैल में आपको पता है ये ज़बरदस्त गर्मी पड़ने के चलते हैं लगभग 28% कोल ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है। और अभी कितना कोल प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, लगभग 66.1 मिलियन टन। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब ये महीने का हो गया, सॉरी। ओके, इसके आगे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ बहुत सारे हैं और ओवरऑल कोल इंडिया कितना पैसा मांग रहा है, कितना उधार चल रहा है कोल इंडिया का, 7,918 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर लास्ट न्यूज़ आ गई स्पोर्ट्स पेज पे, देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही थी बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी, उसी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है खेलो इंडिया, जिसमें जो ओलंपिक्स में हमें गोल्ड ज़्यादा जीतने हैं, ओलंपिक्स में हमें मेडल ज़्यादा जीतने हैं, उसके लिए टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए कंपटीशन कराए जाते हैं। तो जैन यूनिवर्सिटी ने लगभग 20 तो गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, ऐसे 32 सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 48। इस तरीके से आप देख सकते हो गोल्ड सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, जैन यूनिवर्सिटी ने, और उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर हैं, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह भी हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। और ये जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे